स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर राष्ट्रमंच। बड़ा विषय, बड़ी बहस, और आज की जो बड़ी बहस है वो इस मुद्दे पर है कि नेहरू जी की जो ऐतिहासिक गलतियां हैं उस पर ताजा विवाद क्या है, क्योंकि सोनिया गांधी ने एक कार्यक्रम में कुछ कहा और उसके बाद बीजेपी ने जवाब दिया। तो बीजेपी ने चुन चुन कर गिनाए कि ये थी नेहरू जी की नीति, ये थी उपलब्धियां, ये थी विरासत, और इस पर जो है बहुत सारी चीजें पहले भी हो चुकी हैं। लेकिन अभी सोनिया गांधी के बयान और बीजेपी के जवाब की वजह से यह विषय चर्चा में है। तो आज हम बड़ी बहस में इसी पर बात करेंगे कि क्या कुछ यह विषय है और क्या कुछ इतिहास में ऐसा हुआ है। इस पर हम जुड़ेंगे, लेकिन पहले जरा देखते हैं कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल का मुख्य उद्देश्य नेहरू को एक व्यक्ति के रूप में कमजोर दिखाना और भारत की आजादी की लड़ाई में उनकी विश्व स्तर पर भूमिका को खत्म करना है, यह आरोप लगाए। Let there be no doubt whatsoever that the project to vilify Jawaharlal Nehru is the main objective of the ruling establishment today. Their goal is not just to erase him, it is actually to destroy the social, political, and economic foundations on which our nation has been founded and built. तो सोनिया गांधी की बातों को आपने सुना, उन्होंने अंग्रेजी में बात कही है, लेकिन मैं आपको थोड़ा उसका हिंदी बता देता हूं। उन्होंने कहा कि जो मौजूदा सरकार है वो न सिर्फ नेहरू जी को बदनाम कर रही है, बल्कि नेहरू जी की विरासत को नष्ट भी कर रही है। ये सोनिया गांधी बड़ी नेता हैं, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, उन्होंने ये आरोप लगाया तो बीजेपी ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और संबित पात्रा ने कहा कि सोनिया गांधी ने हाल ही में बीजेपी पर नेहरू जी की लेगेसी को खत्म करने का आरोप लगाया था। केवल नेहरू जी की लेगेसी को जीवित रखने के लिए अन्य कांग्रेसी या गैर कांग्रेसी नेताओं की लेगेसी को खत्म किया गया है। सरदार पटेल के साथ भी ऐसा हुआ। सरदार पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया। साथ ही बाबा साहब अंबेडकर के साथ जो व्यवहार पंडित नेहरू का रहा था उसे तो पूरी दुनिया जानती है। सोनिया गांधी जी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि द रूलिंग डिस्पेंसेशन अर्थात भारतीय जनता पार्टी नेहरू जी के लेगेसी को मिटाना चाहती है। मैं सोनिया जी को ससम्मान कहना चाहूंगा कि केवल और केवल नेहरू जी को जीवित रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने न जाने कितने महानुभावों को उनके लेगेसी को समाप्त किया है। उनमें सबसे बड़े उदाहरण वल्लभ भाई पटेल जी को समाप्त करने की कोशिश की गई कांग्रेस के अंदर ही। ठीक उसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस जी को कई वर्षों तक जिस प्रकार उनकी उपेक्षा की गई, उससे बड़ी बात है कि बाबा साहेब अंबेडकर उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। तो सोनिया गांधी ने जो आरोप लगाए उस पर बीजेपी ने जवाब देने में देरी नहीं लगाई और बीजेपी ने, ये तो हमने आपको थोड़ा सा उसका हिस्सा सुनाया है, बीजेपी ने पूरी लिस्ट गिनाई कि क्या कुछ किया। नेहरू जी की क्या विरासत है? पाकिस्तान और चीन ने जो जमीन कब्जाई है वो विरासत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव चीन के लिए ठुकरा दिया था वो विरासत है। एक के बाद एक बीजेपी ने बहुत सारी बातें सोनिया गांधी को जवाब देते हुए गिनाई हैं। तो आज राष्ट्रमंच पर जो ये हम बड़ा विषय पर बड़ी बहस कर रहे हैं उसमें कुछ सवाल हम पूछ रहे हैं। इन सवालों को पहले देख लीजिए। सवाल नंबर 1, नेहरू जी की गलतियों को लेकर ताजा विवाद आखिर क्यों हुआ? सवाल नंबर 2 कि सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर क्या क्या आरोप लगाए हैं? और सवाल नंबर 3 कि बीजेपी ने सोनिया गांधी को जवाब में क्या क्या कुछ आईना दिखाया, क्या जवाब दिया? सवाल नंबर 4 कि कौन सी घटनाओं की वजह से नेहरू जी पर इतने सवाल उठते हैं, वो हम आपको बताएंगे। और नेहरू जी की गलतियों पर क्या कहते हैं प्रबुद्ध लेखक और विचारक, यह 5वां सवाल है। तो इन सारी चीजों पर हम इस बड़ी बहस में इन सभी सवालों पर बात करेंगे। और इसी पर बात करने के लिए बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत।
हमारे साथ डॉक्टर हीरामन तिवारी जी, प्रोफेसर इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री जेएनयू के, बहुत बहुत स्वागत सर। हमारे साथ अनंत विजय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत सर। राहुल लाल जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और मजबूती से कांग्रेस के पक्ष में बातें रखते हैं। राहुल जी स्वागत। और प्रखर, हमारे सहयोगी प्रखर श्रीवास्तव और वरिष्ठ सलाहकार संपादक हमारे सहयोगी, और प्रखर जो हैं वो ऐतिहासिक विषयों पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं और बहुत ही जबरदस्त पकड़ रखते हैं, कई पुस्तकें भी लिख चुके हैं। प्रखर, आपका भी इस बहस में बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले चलता हूं अनंत विजय सर के पास। अनंत विजय सर, ये जो ताजा विवाद हुआ, वैसे तो हम जानते हैं कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम लोग भी कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन ये ताजा विवाद सोनिया जी के एक बयान के बाद हुआ। बीजेपी ने पूरी एक लिस्ट गिना दी। अब सवाल यह है कि जब ऐसे विषय छिड़ते हैं अनंत विजय सर, जब ऐसी चीजें चर्चा में आती हैं तो इसका असर क्या होता है? क्या इससे ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस उल्टे घिर जाती है? लालचंद जी, सबसे पहले तो आपको और दूरदर्शन की टीम को बहुत बहुत बधाई, एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आरंभ करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और प्रखर जी को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। नेहरू जी के विशेषज्ञ भी हैं और आपसे आग्रह करूंगा कि इनकी पुस्तक सोनिया जी को भेज देनी चाहिए। मैंने इसीलिए आज प्रखर को बोला कि आज आप जरूर आइए। हाँ, रविवार को आपने बुलाया, वो उनके चेहरे पर प्रसन्नता दिख रही है जी। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो कार्यक्रम था जिसमें सोनिया जी ने बोला, ये नेहरू सेंटर का उद्घाटन था। ये इसमें और बहुत मजेदार हुआ है। मैंने पूरा वीडियो उस कार्यक्रम का देखा है। उस आपके दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि जो अशोक वाजपेयी और पुरुषोत्तम अग्रवाल हिंदी के कवि और आलोचक हैं, वो मंच पे बैठे थे सोनिया जी के साथ भाई। और अशोक वाजपेयी ने ये स्थापित करने का प्रयास किया कि नेहरू जी विश्व गुरु थे और नेहरू जी को विश्व गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें उन्होंने 2 उदाहरण दिए कि किस प्रकार से रूस के एक व्यक्ति को जब वो नोबेल पुरस्कार मिला और उसको क्रुश्चेव वहां से निकालना चाह रहे थे तो नेहरू जी के हस्तक्षेप के बाद वहां रुका। फिर एक ऐसे और उदाहरण देके, मतलब चमचागिरी की पराकाष्ठा थी भाई जी। आप देखिए कि सोनिया गांधी के सम्मुख, लेकिन आज सोनिया जी ने इस विवाद को छेड़ दिया। ये विवाद गाहे बगाए नेहरू जी को लेकर उठता रहता है। अभी राजनाथ जी ने भी मनीबेन पटेल की किताब के हिसाब से भी बताया, आज मैंने भी दैनिक जागरण के अपने स्तंभ में नेहरू जी के बारे में उस पर लिखा है। लेकिन मुझे लगता है कि सोनिया जी नाहक इस विवाद को छेड़ रही है, क्योंकि इस विवाद में नेहरू जी की फजीहत तय है। मैंने इसीलिए कहा कि क्या लाभ मिलता है इसको छेड़कर, क्योंकि कई सवाल उठने लगते हैं फिर, और बीजेपी ने देर नहीं लगाई सवाल करने में। मैं तो आज बाबा साहब अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस था 6 दिसंबर को, शायद कार्यक्रम उसी के आसपास हुआ है। तो उसी दिन सोनिया गांधी जी को ये याद दिलाने की आवश्यकता थी कि उनके परिवार में तमाम लोगों को भारत रत्न जल्दी दे दिए गए, और बाबा साहब को भारत रत्न किसने दिया, ये याद करने की आवश्यकता। आज बाबा साहब अंबेडकर जी को लेकर वो कहते हैं संविधान की रक्षा करने वाले बाबा साहब का क्या सम्मान किया, या बाबा साहब की राय कम्युनिस्टों और कांग्रेसियों के बारे में क्या थी? हीरामन जी और प्रखर जी दोनों बैठे ही ये बता सकते हैं। बिल्कुल। मैं आपके पास लौटता हूं, और आपने अच्छा किया कि जिक्र कर दिया। मैं डॉक्टर हीरामन तिवारी सर, जो लेगेसी की बात हुई, यही वर्ड था कि नेहरू जी की लेगेसी को नष्ट करने की कोशिश हो रही है। अब जब लेगेसी की बात हुई तो बीजेपी लेगेसी की लिस्ट लेकर आ गई। बीजेपी ने लेगेसी की पूरी लिस्ट गिनाने लगी बीजेपी। तो जो सवाल मैंने अनंत विजय सर से पूछा था कि इसमें डॉक्टर हीरामन तिवारी जी, ये जब कभी भी विषय उठेगा तो ये तो बात वहां तक जाएगी। फिर बात तो वहां तक चली गई, और सिर्फ 1947 तक नहीं रुकी, बात तो वहां तक भी गई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ कांग्रेस ने क्या किया था। वो सारी बातें निकल कर आने लगती हैं। लालचंद जी, 3 बातें मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आनंद विजय भाई साहब के स्वर में अपना स्वर मिलाना चाहता हूं। बहुत आपको का अभिनंदन इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए, और सदैव मुझे प्रसन्नता होती है आपके साथ बात। आप मुक्त कंठ एंकर हैं। दूसरा यह है कि मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी जब प्रखर जैसे
प्रबुद्ध व्यक्ति और हमारे अनंत विजय, जिनको मैं मेधातिथि कहता हूं, जिसको हम अंग्रेजी में करंट इंटेलेक्चुअल कहते हैं, क्या बात है, जिनको बहुत खूब। हाँ, तो इनके सामने मुझे बुलाने का कोई मतलब नहीं था। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने अपने स्तंभ में आज वो एक झंडा गाड़ दिया है, जिसको मैंने वो स्तंभ प्रखरता पढ़ा और है, अच्छे ढंग मैंने से भी अपने वो कार्यक्रम स्तंभ में पढ़ा करेंगे, है। मुझे लगता है। तो अब अनंत जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये विषय छेड़ करके, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी और उनकी जो मुखिया हैं, कम से कम पार्लियामेंट्री पार्टी की जो चीफ हैं, उन्होंने ये, मुझे नहीं लगता है कि नेहरू के विषय में कोई अच्छी बात कही होगी। बहुत ऐसे विषय हैं, और जैसा कि आप बताते हैं कि जब वो परतें खुलने लगती हैं जी। तो वो इतनी सारी परतें हैं। आप 1947, 48, 49, 50, 57, 62 अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां पर नेहरू का आप चाहे उदारमना कहिए, और उन्होंने जो बहुत सुंदर उल्लेख किया कि वो विश्व गुरु हैं। क्योंकि आपने हेरिटेज की बात की, विरासत की बात की, मैं एक थोड़ा सा परिहास रूप में कह दूं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र भी तो है ना, विकास भी विरासत भी। चाहे विरासत सकारात्मक हो या जैसी नकारात्मक हो, हाँ। दोनों विरासतों पर चर्चा होना आवश्यक है। और जब चर्चा ऐसे प्रखंड से आए जो विरासत का कर्णधार है, तो उसमें नेहरू जी ने क्या क्या किया है सबको पता है। चाहे वो 87,000 वर्ग किलोमीटर हो, चाहे वो 37,000 वर्ग किलोमीटर हो, एक तरह से चाइना को और पाकिस्तान को बांट दिया, इतना बड़ा उदार व्यक्ति। फिर जम्मू और कश्मीर के साथ क्या किया, आर्टिकल 370 और 35A, इन सबको लेकर के जो पिछले 7 दशकों में जो वो चल रहा था, मुझे लगता है कि अगर कोई दूसरा विषय आ रहा हूं राहुल लाल जी, अब आप ही के पास मैं आऊंगा, आप ही के पास अब आऊंगा ही। हाँ, मैं लौटता हूं डॉक्टर हेमंत तिवारी साहब। और एक अंतिम हाँ, बात, हाँ, कि बोलिए, अनंत बोलिए। जी ने एक बहुत अच्छी बात छेड़ी है। कल के दिन जो जिस प्रकार की बात की गई, मुझे लगता है यदि अंबेडकर के विषय में भी माननीय सोनिया गांधी कुछ बोल देती तो जी। अच्छा लगता, कि वो फूल माला तो चढ़ा देंगे, लेकिन क्यों इस प्रकार से इतनी अवहेलना की गई इतने बड़े व्यक्तित्व का, जिसको मैं वाल्मीकि जी के बाद एक जो संविधान के जो निर्माता जिनको कहा जाता है, जिनकी बेशक। वजह से हम और आप स्वतंत्र रूप से बात कर रहे हैं, निर्विवाद रूप से ऐसे ये बात व्यक्ति है, के विषय बिल्कुल। में कितनी अवहेलना की गई सबको जी पता है। जी, मैं लौटता हूं आपके पास, राहुल लाल जी के पास ही अब मैं आता हूं, उसके बाद प्रखर और कौशल जी के पास जाऊंगा। राहुल जी, बीजेपी ने लिस्ट गिना दी कि कौन कौन सी विरासत की बात करें, और बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है राहुल जी, हम अभी कुछ देर में दिखाएंगे भी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। स्वर्गीय नटवर सिंह, अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ महीने पहले उनका देहांत हुआ है। स्वर्गीय नटवर सिंह जी, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी और यहां तक कि सोनिया गांधी जी, इन सभी के साथ उन्होंने काम किया, और उन्होंने अपनी जिंदगी का निचोड़ एक पुस्तक में डाला, वन लाइफ इज नॉट एनफ। क्या कुछ लिखा है राहुल लाल जी उसमें? किन किन बड़ी बड़ी गलतियों का जिक्र किया है स्वर्गीय नटवर सिंह जी ने अपनी उस पुस्तक में, राहुल लाल जी? तो यह बात तो सिर्फ बीजेपी की है नहीं, तो ऐसे में इस मुद्दे को सोनिया गांधी जी ने उठा करके क्या किया? एक तरह का फुल टॉस गेंद फेंकने का काम किया। लालचंद जी, सबसे पहले तो राष्ट्रमंच कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत एक धन्यवाद शानदार राहुल जी, कार्यक्रम। और आपका बहुत बहुत स्वागत। जुड़ते रहिए इस कार्यक्रम में। मैं बिल्कुल जुड़ता रहूंगा। और अपने असहमति के स्वर, मुझे पता है कि इस पैनल में जितने सारे लोग हैं उनसे मेरे राय बिल्कुल अलग है, तो इसलिए वो असहमति का स्वर भी मैं आपके राष्ट्रमंच पे आकर बिल्कुल रखता रहूंगा। बिल्कुल। अब देखिए, अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज कि इस पूरे प्रकरण में सोनिया गांधी जी के बयान के बाद कांग्रेस फंसती हुई नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। यह चीज सोचना और देखना पड़ेगा हम लोगों को। और मैं एक चीज दावा, लालचंद जी देखिए, यहाँ पे प्रखर जी भी हैं, अनंत विजय जी भी हैं, तमाम लोग हैं। मैं जो भी चीज कहूंगा बिल्कुल तथ्यों के आधार पर कहूंगा, उसके परे एक शब्द भी दाएं बाएं में नहीं जाऊंगा। ये भी मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं लालचंद जी आपको। अब देखिए, नंबर 1 चीज कि नेहरू जी की विरासत देखिए, नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और 200 वर्षों के अंग्रेजों के गुलामी के बाद नए भारत की पूरे सृजन की भूमिका उनके पास थी। क्या उन्होंने उस नए भारत के सृजन का काम नहीं किया? मैं तो देखिए, सबसे विवादास्पद मामला जिसको लेके संघ परिवार, विशेषकर तमाम लोग जो है कि नेहरू जी को घेरते रहते हैं, वह है उनके जम्मू कश्मीर की नीति को लेके। मैं वहीं से शुरू करता हूं, जम्मू कश्मीर वाले नीति से ही शुरू करता हूं। कि जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह
देखिए, जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 1947 था, उसके अंतर्गत महाराजा हरि सिंह ना तो भारत में शामिल होना चाहते थे, ना पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। लेकिन जब 22 अक्टूबर 1947 को उनके ऊपर कबायली आक्रमण होता है और फिर वो 26 अक्टूबर 1947 को वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता है और फिर 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना जाती है वहां पे। और अगर के जमाने के हिसाब से सुनने में तो ये चीजें ज्यादा आश्चर्यजनक नहीं लगती, लेकिन उस समय जो पूरा कश्मीर की जो पूरी कनेक्टिविटी थी, तमाम तरह की चीजें थी, उनकी सप्लाई लाइन थी जी, वो पंजाब जो कि पाकिस्तान में चला गया था उसके साथ जुड़ी हुई थी। और भारत ने जो है कि वहां पे त्वरित तौर पर जो है कि एक्शन लिया, जैसे विलय पत्र पे जो है कि सिग्नेचर हुआ। अब बताइए, मैं तो डंके के चोट पे कह सकता हूं, नेहरू जी नहीं होते तो कश्मीर भारत में होता ही नहीं। अच्छा, कश्मीर अगर भारत में है अभी, उसके लिए देखिए हम लोग को नेहरू जी को श्रेय देना पड़ेगा। देखिए, और जितना सा नहीं है, जितना सा नहीं है राहुल जी, उसका जितना सा नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ चले जाने की वजह से उसका। लालचंद जी देखिए, मैं उस तथ्य के ऊपर भी आऊंगा, लेकिन चूंकि अभी एक तथ्य रखा गया कि भाई बड़े उदार मन से वो जमीन को बांटते हुए रहे, तो वो देखिए 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ, उस युद्ध में भारत हारा और हार के एक तरह से चीन 1962 की बात कर रहा हूं, 62 की बात कर रहा हूं कि 38,000 वर्ग किलोमीटर पे जो चीन ने कब्जा किया। ये सच्चाई की स्थिति है। एक युद्ध लड़ी गई है, युद्ध में हार और जीत होती है उस परिस्थितियों के अनुसार। लेकिन हमें अभी भी याद है 14 नवंबर 1962 को संसद में उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था सर्वसम्मति से, और वो प्रस्ताव क्या था कि एक एक इंच जमीन को लेने के लिए भारत लगातार कृतसंकल्पित रहेगा। ये 14 नवंबर 1962 का संसद। उसी दौरान ये कहा गया था कि किसी के गंजे सिर को दिखाते हुए कि ये इसी तरह की वो जमीन है जिसमें कुछ उगता नहीं है, ऐसा ये उसी दौरान हुआ था। लालचंद जी वो बयान भी था, लेकिन उसके साथ साथ संसद से जो सर्वसम्मति से पारित बयान था उसमें था राहुल जी भी फुल टॉस दे रहे हैं प्रखर जी के लिए। एक इंच मैं फुल टॉस नहीं दे रहा हूँ, एक इंच जमीन भी नहीं जानी चाहिए। सुन तो लीजिए, घटना है संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, मैं 1962 के मामले का वर्णन कर रहा हूँ, 1962 का वर्णन कर रहा हूँ जी। वो लड़ाई को लेके मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी अब तो आपके 12 वर्ष पूरे हो जाएंगे। आप 14 नवंबर 1962 को संसद में जो प्रस्ताव पारित किया 62 का प्रस्ताव, अच्छा ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि हमने तो ऐतिहासिक गलतियां कर दी, अब आप 370 की तरह सुधारिए जैसे आपने 370 को सुधारा। लालचंद जी ठीक है, कंप्लीट कीजिए, बस 20 सेकंड लालचंद जी, 20 सेकंड में कर लीजिए, कंप्लीट कीजिए। इंदिरा गांधी जी के 1971 को हम लोग भूले नहीं है, और उससे पाकिस्तान के किस तरह से 2 टुकड़े किए गए, और वर्तमान बांग्लादेश का क्षेत्रफल कितना है? 1,48,460 वर्ग किलोमीटर का बांग्लादेश है। ठीक है, वो बांग्लादेश को हमने पाकिस्तान से अलग किया। ठीक है, मैं लौटता हूँ राहुल जी, राहुल जी लौटता हूं। और बीजेपी को जो आपने जिम्मेदारी दी है ना कि 370 की तरह कीजिए आप सुधार, जैसे 370 में आपने सुधार किया, वो कितना सुधार करेंगे, कितनी जिम्मेदारी लेंगे, उस पर मैं आऊंगा कौशल जी के पास, लेकिन पहले जरा प्रखर को लाते हैं। प्रखर, अभी राहुल जी भी जिक्र कर रहे थे और स्वर्गीय नटवर सिंह जी की किताब का एक बात मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि तमाम उन्होंने गिनाए तो हैं, लेकिन उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना कि एक थोड़ी सी नरमी भी बरती है किताब में। उस किताब में अगर देखिए, नटवर सिंह जी ने ये कहा है कि उन्होंने बड़ी बड़ी गलतियां की। उन्होंने कहा लेकिन ऐसी परिस्थिति थी कि कोई भी वो गलती कर देता, मतलब बड़ा एक तरह से सेव करने का भी काम किया है। देखिए, अभी आपने 3 विषय मेरे सामने आए क्योंकि मैंने सबकी चर्चा सुनी। तो पहली बात तो ये है कि अगर हम नेहरू जी की अगर आलोचना होती है तो मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस को बुरा क्यों लगना चाहिए। अगर एक समय कांग्रेस जो कहती है, जो नेहरू जी के लिए कहा जाता है कि वो धर्मनिरपेक्षता के लंबरदार होने के साथ साथ लोकतंत्र का मसीहा उनको एक तरह से कहा जाता है, तो सच्चा लोकतंत्र तो यही है, इसमें आलोचना का स्वागत करना चाहिए। तो इसमें तो किसी को आपत्ति होना चाहिए। दूसरी बात, आप बार बार नटवर सिंह की बात कर रहे हैं, मैं कुछ और नाम जोड़ देता हूं। जोड़ दीजिए। के.एम. मुंशी साहब जो नेहरू सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री थे। एन.वी. गाडगिल साहब पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, जो पद आज नितिन गडकरी जी के पास है, उनके समय होता था नेहरू मंत्रिमंडल में। डीपी मिश्र बहुत बड़ी चीज थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में भूमिका निभाई थी, वो डीपी मिश्र। और इसके अलावा नेहरू जी के पर्सनल सेक्रेटरी मथाई, ये चारों जो नेहरू जी के बहुत क्लोज थे, उनके मंत्रिमंडल में थे या सेक्रेटरी थे, उन्होंने अपनी किताबों के अंदर नेहरू जी की इतनी आलोचना की है जिसकी कोई सीमा नहीं।
अब मैं और आगे बढ़ता हूं, मैं आता हूं मौलाना अबुल कलाम आजाद पे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने एक पुस्तक लिखी, इंडिया विल्स फ्रीडम, जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक पुस्तक मानी जाती है भारत की आजादी के आंदोलन में। ये पुस्तक उन्होंने जो समर्पित की है, ये पुस्तक उन्होंने समर्पित की है नेहरू के लिए। उसमें लिखा है उन्होंने, अपने प्रिय मित्र जवाहरलाल को समर्पित करता हूं, ये पुस्तक उसकी शुरुआत में लिखा है। और उस पुस्तक में नेहरू जी की कटु आलोचना की गई है, और वो आलोचना ऐसी है लालचंद जी, जिस विषय पर आज भी बीजेपी का कोई नेता नहीं बोलता है। और नटवर सिंह ने भी जो आलोचना की है उस पर भी बीजेपी का नेता नहीं बोलता, क्योंकि वो व्यक्तिगत आलोचना की श्रेणी में आती है। चूंकि सोनिया गांधी जी ने अब ये सुर छेड़ दिया है और नटवर सिंह की बात आ गई है और मौलाना आजाद की बात आ गई, तो आलोचना क्या थी, मुझे लगता है कि दर्शकों को ये बता देना चाहिए। जरूर। मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया विल्स फ्रीडम में लिखा हुआ है कि वैसे तो नेहरू समझदार है, लेकिन सुनने में आता है वो लेडी माउंटबेटन की बातों में आ गए। और लेडी माउंटबेटन के बारे में कहा जाता है कि जो उनके पति को पसंद होता है, जो उनका पति करना चाहता है, वो विचार वो दूसरों के मन में डाल देती हैं। और मुझे लगता है कि जवाहर कहीं ना कहीं लेडी माउंटबेटन की बातों में ये भी एक ऐसी व्यक्तिगत बात थी जो मौलाना आजाद लिख कर गए। ये किसी बीजेपी के नेता ने नहीं लिखा। और आप नोट कर लीजिए, बीजेपी का कोई नेता उस विषय पर, लेडी माउंटबेटन के विषय पर नहीं बोलता, ये सोचकर कि व्यक्तिगत मसला। मैं आता हूं नटवर सिंह पे। नटवर सिंह लिखते हैं जो अपनी पुस्तक में, जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं, नटवर सिंह वन लाइफ नॉट इनफ में लिखते हैं कि जब नेहरू चीन यात्रा से वापस आए, वहां पर उन्होंने माओ से मुलाकात की और चौ एन लाई से मुलाकात की। और मुलाकात आने के बाद उनका पहला हॉल्ट कोलकाता में बना, जिसको उस वक्त कलकत्ता कहा जाता था। वहां से उन्होंने जो पहला काम किया, उन्होंने लेडी माउंटबेटन को पत्र लिखा। ये नटवर सिंह लिखते हैं। वो पत्र सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के अंदर छपा भी है, उसको कोई भी आसानी से देख अंबेडकर सकता जी की हार के बाद भी इस तरह की चिट्ठी लिखते थे। हाँ, अंबेडकर जी को ऐसे हराया। ये जो नटवर सिंह ने आरोप लगाया, मैं ये बता रहा हूं आपको, ये आप बहुत महत्वपूर्ण है। तो नटवर सिंह लिखते हैं कि नेहरू जी ने जो पहला काम किया चीन यात्रा से आने के बाद, उन्होंने पहला पत्र लेडी माउंटबेटन को लिखा। और लेडी माउंटबेटन के साथ उन्होंने सारे विचार शेयर कर लिए कि माओ मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं माओ के बारे में क्या सोचता हूं, चाइन लाओ के बारे में मैं क्या सोचता हूं, वो क्या सोचते हैं, हमारी क्या बात हुई, हम क्या सोच रहे हैं। और उन्होंने ये सारी जानकारी एक विदेशी महिला लेडी माउंटबेटन को दे दी। नटवर सिंह लिखते हैं। और नटवर सिंह उसके बाद लिखते हैं, नटवर सिंह लिखते हैं कि क्या एक प्रधानमंत्री जो पद और गोपनीयता की शपथ लेता है, क्या वो ये बातें एक विदेशी महिला को बता देता है, तो क्या ये शपथ का उल्लंघन नहीं है? सोचिए, मौलाना आजाद जो नेहरू जी के मित्र थे, नटवर सिंह जो गांधी परिवार के बेहद खास, जिन्होंने खुद नेहरू जी ने भर्ती किया था इंडियन फॉरेन सर्विसेज में उनको, वो दोनों लेडी माउंटबेटन के साथ उनके संबंधों को कटघरे में खड़ा करते हुए इतने गंभीर आरोप लगाते हैं। और बीजेपी का कोई नेता लेडी माउंटबेटन की बात नहीं करता। ठीक। तो ये इस तरह के तो आरोप कांग्रेस वालों ने लगाए। माउंटबेटन भी अपने आप में, मैं बता दूं दर्शकों की, एक अलग चैप्टर है। क्योंकि जिस समय भारत को आजादी मिली, जिस तरह लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के हिस्से का वायसराय बनाया गया, माउंटबेटन चाहते थे पाकिस्तान के हिस्से का भी वायसराय बनना। जिन्ना ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। और लॉर्ड माउंटबेटन के वायसराय बनने के बाद आगे क्या क्या हुआ, उसी से जुड़ा हुआ मसला है कि नेहरू जी कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र लेकर गए लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर ही। मैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, राहुल लाल जी ने अभी बात की और बात करके कहा कि भाई, मतलब एक तरह से स्वीकार किया कि हां बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं, 370 लागू करने की भी मैं उसको इस तरह से ले रहा हूं, 370 की भी गलती हुई थी, आपने सुधार दी ना। उसी तरह वो कह रहे हैं कि भाई 12 साल से आप सत्ता में हैं, सुधारिए, आपके पास है अवसर सुधारने का। कौशल कांत जी। लालचंद जी, सुना दो चीजें जो मुझे समझ में आई कि पहली चीज, व्यक्तिगत सोनिया जी को ये लगता है कि हम नेहरू जी के लिए व्यक्तिगत हैं या नेहरू जी पे क्यों टच करते हैं। पहले तो ये समझना है कि वो मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री माने या ना माने, मैं, भारतीय जनता पार्टी और भारत का हर नागरिक नेहरू जी को अपना पहला प्रधानमंत्री मानता है, जिन्होंने भारत में जो कुछ भी हुआ, अच्छा और बुरा, सबके लिए हम उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं। तो ये व्यक्तिगत नहीं है। किसी भी कांग्रेसी को ये नहीं लगना चाहिए, किसी भी वक्ता को ये नहीं लगना चाहिए कि हम नेहरू को टारगेट कर रहे हैं। हम नेहरू जी को नहीं टारगेट कर रहे हैं, हम अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो 3 बार के प्रधानमंत्री रहे हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि उनकी की गई गलतियां या जो भी अच्छे काम हैं, दोनों में भारत आज चल रहा है, इसलिए हम उनकी बात करते हैं। दूसरी बात, दूसरों की किताबों की बात हम बाद में करते हैं जी। पहले हम नेहरू जी जो खुद अपने लिए कहते थे या वो खुद लिखते थे, हम उनकी बात कर लेते जी। नेहरू जी खुद ही कहते थे ना कि वो पैदाइशी हिंदू हैं, व्यवहार से वो मुसलमान है,
और वेशभूषा और काम काज में वो क्रिश्चियन है। ये नेहरू जी अपने लिए खुद ही कहते थे। नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने अपने बारे में जो लिखा है खुद, पेज नंबर 269, जब वो अहमदनगर की जेल में थे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जेल में रह के बाबर को खूब पढ़ा। अहमदनगर किला कहिए, किले में बंद थे वो। अरे ठीक है, चलिए, अच्छा उनको इतने राजनीति उनको जेल में कभी मिला ही नहीं ना, जेल में केवल सावरकर को मिली थी। काला पानी, हाँ, कौन सा किला जिसमें रसोइया हो और बैडमिंटन कोर्ट हो? जी, वो पूरा मतलब जो जिस तरीके से वो जेल कहें या जो भी नजरबंद किए गए, वहां पे जो उन्होंने किताब लिखी, उन्होंने कहा बाबर के बारे में, वो कहते हैं कि मैं बाबर को सबसे ज्यादा सांस्कृतिक, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मोनार्क राजा मानता हूं। और वो ये कहते हैं कि बाबर तो सबसे ज्यादा नेचर को प्यार करता था, बहुत बड़ा कवि था, और मैं जितना उसको पढ़ रहा हूं मैं उतना ये समझ रहा हूं कि मैं बाबर के जैसा खुद हूं। ये खुद इन्होंने नेहरू जी ने लिखा है। और वो ये कह रहे हैं कि बाबर तो बहुत ही धार्मिक था, उसे किसी धर्मनिरपेक्ष था, जबकि वहीं बाबरनामा में बाबर खुद ये कहता है कि मैंने जो मूर्ति पूजक हैं उनकी गर्दनों को काट करके जो उनका जो मीनार बनाया उनकी गर्दनों का, बाबरनामा में और भी बहुत सारी बाबरनामा में और बहुत सारी चीजें हैं। और मुझे गाजी की उपाधि इसलिए मिली क्योंकि मैंने ये सब किया। और दूसरी तरफ जो नेहरू जी खुद अपने आप को बाबर से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने किसी और को कोट नहीं किया। मैं लेता हूं। राहुल जी, आप जवाब दीजिए। लालचंद जी, देखिए, नेहरू जी के गलतियों को ढूंढते ढूंढते हमें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खुद फंसती हुई नजर आ रही है। जब आप भाई देखिए, अगर इतिहास 47 तक जाएगा, इतिहास इसके ऊपर भी जाएगा कि विभाजन में कौन लोग शामिल थे, उस समय की क्या भूमिका चल रही थी। मैं केवल ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय का मैं यहाँ पे कई सारे प्रतिष्ठित लोग मौजूद हैं, इसीलिए तो मैंने आपको अवसर दिया है। बोलिए। मैं यही चीज कह रहा हूं कि आप सोच के देखिए ना कि अभी हम लोग जब 370 की बात होती है, जम्मू कश्मीर की बात होती है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी बात होती है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसके सरकार में मंत्री बन रहे थे? अच्छा, एक मिनट, राहुल लाल, गलत मत बोलिए, गलत बात नहीं। देखिए, व्हाट्सएप न्यूज़ में चलाइए, दो लोग आपको टोक रहे हैं। किसकी सरकार में मंत्री बने थे? किसकी सरकार में मंत्री बने थे? राहुल लाल जी, किसकी सरकार में मंत्री बने थे? नाम बोलिए। सुन तो लीजिए। नहीं, बोलिए ना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मत चलाइए यहाँ पर, ये दूरदर्शन न्यूज है, इसकी एक गरिमा है। यहाँ पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी मत चलाइए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए राहुल लाल जी, मेरी बात सुनिए। क्या किसके साथ सरकार चलाई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, बताइए? फजलुल हक के साथ उन्होंने समर्थन दिया था कि नहीं दिया था? फजलुल हक जो थे वो कौन सी पार्टी के थे? मुस्लिम लीग के थे। आपका सामान्य ज्ञान अति सामान्य है। वो कृषक प्रजा पार्टी के नेता थे। फजलुल हक कृषक प्रजा पार्टी के नेता थे, उनका मुस्लिम लीग से संबंध नहीं था जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनके साथ सरकार चलाई थी। आपका सामान्य ज्ञान अति सामान्य है राहुल जी। कृपया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेज लेकर मत आया करें। इतनी गंभीर बहस चल रही है, एक नया शो शुरू हुआ है, बौद्धिक बातें की, क्या बेहुदा बातें। फजलुल हक कौन थे? फजलुल हक कौन थे? फजलुल हक शेर बंगाल कहा जाता था उनको, आपको मालूम है उनके बारे में? सुन तो लीजिए, प्रखर जी, कहां से आप लोग पढ़ के आते हैं? मुझे ये बताइए, आप पढ़े कहां से हैं? अभी क्या पढ़ के आए हैं, पहले बताइए। प्रखर जी, आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो फजलुल हक के साथ सरकार चलाते थे, और फजलुल हक जो थे कृषक प्रजा पार्टी के नेता थे। मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कभी कोई सरकार नहीं चलाई। और जबकि आमतौर पर ये नैरेटिव कितना फैलाया जाता है प्रखर। प्रखर जी, राहुल लाल जी उसके शिकार बनते उस तरह के नैरेटिव के। नहीं, मैं तो कर रहा हूं आप एक नेशनल पार्टी का पक्ष रख रहे हैं राहुल लाल जी, कुछ तो पढ़ लिख कर आए। नहीं, मैं तो बिल्कुल आया हूं। प्रखर जी, जो व्यक्ति आपके जिस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, जिस पार्टी का समर्थन करेंगे कांग्रेस का, जिसने 370 जैसा कलंक इस देश में रखा, जिसको मिटाने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसा व्यक्ति बलिदान हो गया, उस कश्मीर के लिए उसने बलिदान दे दिया। आप उसको इस तरह से अपमानित कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर, गलत जानकारी देकर। शर्म आना चाहिए, माफी मांगिए। आप तत्काल माफी मांगिए, आप तत्काल माफी मांगिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में जो आपने गलत जानकारी दी है, बिल्कुल गलत तथ्य बिल्कुल नहीं चल रहा। नहीं, उस सरकार को आप माफी मांगिए। फजलुल हक चौधरी को आपने मुस्लिम लीग का कैसे बताया? आपने कैसे बोल दिया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाई थी? सरकार को समर्थन खड़ा नहीं था प्रखर जी। क्या
उस सरकार को मुस्लिम लीग का समर्थन था कि नहीं अरे था? भाई मुस्लिम लीग से कोई लेना देना नहीं था। फजलुल हक चौधरी उस जो सरकार थे को- वो कृषक नहीं, फजलुल हक को नहीं, नेता थे। उस समय थोड़ा उसको बीच का मुस्लिम लीग पीरियड समर्थन मिस था याद कि है नहीं ना, था? ये कांग्रेस होगी अच्छा, जिनका नाम एंड जिनकी विचारधारा का नॉर्थ नाम राजीव गांधी की हत्या में आया, उस विचारधारा के साथ अब मिलकर 10-10 साल सिंध सरकार प्रांत चला में ली भी- कांग्रेस, तो सिंध कांग्रेस प्रांत में भी करती होगी मुस्लिम ये लीग काम। के- आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राहुल राहुल जी क्या आपने यहाँ पर एक बिल्कुल ऐसी जानकारी रखी जो एक गलत नैरेटिव सोशल मीडिया वगैरह पर आजकल चलती रहती है? ना लालचंद जी, मैं तो ये कह रहा हूँ, आप माफी सिंध में मांग भी लीजिए उसको ना, दिक्कत क्या, माफी मांग नहीं लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि क्या उसमें सिंध प्रांत में मुस्लिम लीग की साथ सरकार बनी थी कि नहीं अभी बनी आप थी? फजलुल मुस्लिम हक चौधरी महासभा की की बात कर रहे थे, अभी आपने कहा मैं श्यामा सिंध- प्रसाद मुखर्जी ने सरकार नहीं, चले, चलाई। अब आप प्रखर गोल जी, मत बदलिए, आप सीधे नहीं, माफी नहीं, मांगिए। सिंध आपने में श्यामा बनी थी कि प्रसाद नहीं बनी मुखर्जी थी पर जो सरकार? आरोप लगाया, पहले और उसके लिए मैं- माफी मांगिए। अगर हमने देखिए, नेहरू पे एक कोई गलत बात बोली है, आप हमसे बोलिए, हम उस पर माफी मांग लेकर हमने गलत तथ्य दिया होगा तो। मैं तो अब मेरे तथ्य को पूरा सुन तो लीजिएगा प्रखर जी, नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पूरा सुनने लायक बोलिए तो सही। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वहां पे भी देखिए एक तरह से मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के मिलकर सरकार बनी थी कि नहीं बनी थी? यहाँ तक तो ये अरे वहां स्थिति भी हो गई थी। अब आपका फिर सामान्य या नती सामान्य। अरे NWFP में खान अब्दुल गफ्फार खान के छोटे भाई डॉक्टर साहब की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी वो। वहां पे कब से मुस्लिम लीग की सरकार बन गई? वहां पे भी नहीं, वहां पे भी मुस्लिम लीग का समर्थन कहीं के से साथ भी कोई भी हिंदू चीज महासभा चलिए, दोनों विषय को भाई, मिलकर नेहरू जी के समर्थन विषय सरकार भाई, बनी थी। आप लौटते नेहरू जी के बारे में लौट बोल रहे थे, जाइए बोलिए। विषय पर, अब लौट आइए, जाइए, चलिए। लौट आज जाइए आता हूं, मैं विषय विषय पर। पे भी आता हूं। देखिए, बिना माफी के छोड़ लालचंद जी, दिया, लौट जाइए वैसे राहुल, बिना माफी के आपको छोड़ दिया। चलिए चलिए आगे आइए। दरअसल ऐसे नैरेटिव ये इतना चलता है ना प्रखर के, राहुल जी भी मुझे लगता है कि उन इनका चीजों दोष को नहीं है, ये इन इनकी लोगों ने किया जिस ना, पार्टी सरकार का ये नया समर्थन सरकार कर रहे हैं दखल उसके करा रहा है। महासचिव भी जी, नैरेटिव देखिए, बना रहे हैं। मैं तो नैरेटिव पे देखिए- चर्चा करें, बहुत अच्छा विषय है लालचंद जी, नैरेटिव। ठीक है, मैं इस चर्चा को बढ़ाऊंगा, इस चर्चा को बढ़ाऊंगा, आप सभी के पास आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। राहुल जी थोड़ा पानी पीजिए, छोटे से ब्रेक के बाद मैं लौटता हूं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर बड़ी बहस जारी रखेंगे राष्ट्रमंच पर। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका राष्ट्रमंच पर। और राष्ट्रमंच पर ब्रेक पर जाने से पहले आपने देखा कितनी गर्मा गर्म बहस रही, और वो बहस खास तौर पर कुछ तथ्यों को लेकर रही। लेकिन हम एक बार फिर से विषय पर लौटते हैं, और विषय पर लौट करके सीधे रोक करते हैं अनंत विजय सर का। अनंत विजय सर, जो आज आपके एक स्तंभ की भी बड़ी चर्चा हो रही है सर, कि और उसका जिक्र प्रखर ने किया भी, कि उसको लेकर के मतलब अगर उसको भी नेहरू जी की लिगेसी में शामिल करके बीजेपी गिनाना शुरू कर दे तो ऐसी तो बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी। और राहुल जी ने जो कहा कि जवाब बीजेपी को देना पड़ता है, मुझे तो लगता है कि सारे सवाल फिर कांग्रेस की तरफ मुड़ जाते हैं। दरअसल क्या है ना, कांग्रेस पार्टी के जो कर्ता धर्ता जो भाषण लिखकर देने वाले लोग हैं, इन दिनों भ्रमित हैं। सोनिया जी के सामने एक ऐसा भाषण प्रस्तुत कर दिया गया जिसके चक्कर में अभी अभी हमने देखा कि राहुल लाल जी फंस गए। कांग्रेस के एक महासचिव ये नैरेटिव चलाते हैं फजलुल हक वाला, लगातार ट्विटर पर, और ट्विटर पर कई बार उनको ठीक भी किया जाता है, लेकिन वो मानते नहीं है। अब समस्या यही होती है कि उनके जो अनुयायी हैं वो वही पढ़ के उसको अंतिम सत्य मान लेते हैं, लेकिन सत्य तो तथ्य से होता है ना, कहीं उसका कोई उल्लेख होना चाहिए। उन उल्लेखों तक जाने की आवश्यकता है। तो आज अगर सोनिया जी किसी मसले पर घिरती हुई नजर आ रही है तो उसका एकमात्र कारण ये है कि उनके भाषण लेखक प्राथमिक स्रोत तक नहीं जा रहे हैं। अगर वो प्राथमिक स्रोत तक चले जाएं तो सच्चाई सामने आए। आपने मेरे एक उसकी चर्चा की, वो तो हम मतलब लिख दिया हो गया, लेकिन उसके बाद जब मुझे थोड़ा उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली तो मैंने ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में तो बाबर की उससे भी ज्यादा प्रशंसा की है नेहरू जी ने। क्या बात, मतलब वो तो अद्भुत है। तो उसका भी अगर कभी अवसर मिलेगा तो मैं संक्षेप में एक दो हाईलाइट रख ही दीजिए सर।
नहीं, वो तो उसको तो और भी थोड़ा सा कौशलकांत मिश्रा जी ने उसकी ओर जिक्र किया, उसमें से कुछ पंक्तियां जो थी वो ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखी हैं उन्होंने, कि मतलब बाबर तो उनका लगता है कि आइडियल था भाई साहब, और बाबर को लेकर, और उसी में मैं जो एक पंक्ति आज आपके शो में कहना चाहता हूं और हीरामन जी के समक्ष इसलिए कहना चाहता हूं कि देश के सबसे अच्छे इतिहासकारों में से एक हैं, कि जो बाद में वामपंथी इतिहास लिखा गया और मुगलों का भारतीयकरण करने का प्रयास हुआ कि वो तो भारत की धरती में जन्मे, वो तो यहीं के नागरिक थे, उन्होंने यहाँ की संस्कृति को अपना ली, उसमें नेहरू जी का बहुत बड़ा हाथ है। नेहरू जी जो सॉफ्ट चीज दिखाते हैं ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, उसी को लेकर वामपंथी इतिहासकार आगे बढ़ते हैं। तो इन लीगेसीज पर भी चर्चा होनी चाहिए कि हमारे इतिहास को नेहरू जी के लेखन ने किस प्रकार से डिस्टॉर्ट किया। ठीक, राहुल जी और कौशल जी भी आएंगे, पहले एक लाइन प्रखर, फिर एक बात जो हीरामन सर। बहुत इंटरेस्टिंग बात अनंत जी ने कही, उसको आगे बढ़ाऊंगा। जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात होती है, जब महमूद गजनवी, वो टेम्पलेट कैसे देखिए, भारत के इतिहास का टेम्पलेट नेहरू ने कैसे सेट किया कि जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो लिखते हैं कि गजनी जब भारत आया, मथुरा पहुंचा, तो उसने कहा ये बड़ा खूबसूरत शहर है, इसमें बहुत अच्छी इमारतें हैं, इसको बनाने के लिए मुझे 200 साल लगेंगे और इतनी दिनारें लगेंगी, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा के नेहरू छोड़ देते हैं और उसको कला का प्रेमी बताते हैं। लेकिन जब गजनी का आप असली वक्तव्य पढ़ेंगे जो उसके दरबारी ने लिखा, उसमें लिखता है कि गजनी ने कहा था, गजनवी ने कहा मथुरा देखकर कि बड़ा सुंदर शहर है, बहुत अच्छी इमारतें हैं, मुझे 200 साल लगेंगे, मुझे दिनारें इतनी खर्च करना पड़ेगी, आओ इस शहर को जला दो। तो आओ इस शहर को जला दो, नेहरू जी वो खा गए। वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन वो बात जो है गजनवी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में मिलती है। तो ये जो अच्छा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, ये जो इतिहास का जो टेम्पलेट नेहरू जी सेट करके गए, उसका परिणाम आज और हमारी और पीढ़ियां भोग रही है, इसको सुधारना होगा। डॉक्टर हीरामन तिवारी सर, डॉक्टर हीरामन तिवारी सर जी, बहुत संक्षेप में, चूंकि प्रखर जी ने और अनंत जी ने एक ऐसा विषय उठाया है जो मेरे हृदय के निकट है और सभी के होगा। तो इतिहास की बात हो रही है, प्रखर जी ने और अनंत जी ने ये जो मुगल प्रेम की बात कही और उनका जो आज का स्तंभ लेख है उसमें इन्होंने बहुत अच्छी झांकी दे दी है। यदि आप और अतीत के इतिहास के बारे में जो महामना पंडित नेहरू जी लिखते हैं कि वेद क्या थे, वेद कहाँ से आए थे और किस प्रकार का समाज है भारत का, इतना लुभावना समाज है भारत का कि वेद जैसी ऐसी कहानी को स्वीकार कर लेता है। उनका जो वक्तव्य है कि जिसको हम कहते हैं कि वेद अपौरुषेय है, उसको लेकर के इतनी आपत्ति स्वयं नेहरू जी को होती है। कहते हैं ये इतना भोलापन कैसे भारतीय समाज में हो सकता है कि कोई चीज जो अपौरुषेय हो उसका इतना इस तरह से मान लिया जाए। फिर वेद के जो लेखक जो समाज में हमारे विषमता है उसका श्रेय या उसका दोष जो भी आप कहना चाहें, एक आर्य थे जो बाहर से ये ज्ञान लेकर के आए थे, उस ज्ञान को जैसे बताया गया वैसे स्वीकार कर लिया गया। तो इतिहास लेखन की जो प्रखर जी ने और अनंत जी ने बात की, जिसको हिस्टोरियोग्राफी हम कहते हैं कि 20वीं शताब्दी के जो इतिहासकार हैं बड़े बड़े एमिनेंट, उन्होंने इस प्रकार से इसको रचा है कि वेद हमारे ग्रंथ इस प्रकार के हैं ही नहीं जिस प्रकार से हमको जानना चाहिए। और यही हमारे मुगल आक्रांता है, लुटेरे हैं, मैं कह रहा तो था इतने कला प्रेमी, कि जब ये विषय छिड़ेगा ना, और सबने क्या क्या नहीं किया, जब ये विषय छिड़ेगा इतनी बातें निकल आएंगी। अभी देखिए इसी प्रोग्राम वैसे 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, बोल लीजिए फिर कौशल जी के पास। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हम सोनिया जी के आभारी हैं कि एक बार फिर से उन्होंने नेहरू को पढ़ने के लिए हमें उकसा दिया है। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ना चाहिए। देखिए यहीं से तो सच जो सामने आएगा वो पढ़ करके ही तो आएगा और अच्छी चीजें और प्रमाणित चीजें पढ़कर आएगा। राहुल जी आ रहा हूं, लेकिन जरा कौशल कांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कौशल कांत जी। मैं हीरामन सर की बात पे कुछ बोलना चाहता हूं कि सर वो जो आप नेहरू जी की बात कर रहे हैं ना, वो मैकाले कॉन्सेप्ट वाले हैं ना, जो मैकाले कहते थे कि भारत के पूरी शिक्षा पद्धति और पूरे ज्ञान को अगर हम क्लास 1 की अलमारी में रख दें तो वो 1.5 खाने में ही खत्म हो जाएगा। तो ये उस पद्धति से आए थे, इसलिए वो ऐसा कहते थे जवाहरलाल नेहरू जी, क्योंकि उन्हें हमेशा अपनी संस्कृति में समस्या नजर आती थी। जहां तक बाबर की बात हो रही थी, सब बाबर की बात कर रहे थे, सब लोग कहते हैं ना 1959 में प्रधानमंत्री के बाद 19 सितंबर 1959 को बाबर की नमाज पे गए थे जवाहरलाल नेहरू जी, और बात वहीं खत्म नहीं हुई थी। बाबर की नमाज के बाबर की कब्र के बगल में वहीं पृथ्वीराज जी की कब्र है।
वहां नहीं गए, जिनको हम वहां उस पे जो वहां के लोग हैं, वहां पे कल्चर ये है कि जो वहां जाता है वो बाबर की कब्र पे सर नवाता है और यहाँ पृथ्वीराज जी के ऊपर चप्पल जूते मारा जाता है। वहीं बगल में गजनी है जहां पर पृथ्वीराज की कब्र है, वहां पर नहीं गए। और ये खानदानी है। इंदिरा जी 1968 में गई नटवर सिंह जी के साथ, ये बात नटवर सिंह जी ने खुद लिखी हुई है। और उसके बाद 1976 में इंदिरा जी अपने पूरे खानदान के साथ गई बाबर की कब्र पे। इंदिरा जी थी, राजीव जी थे, राहुल जी थी और सोनिया जी थे। और 2005 में दोबारा पीएम मनमोहन सिंह के साथ राहुल और नटवर सिंह जी गए थे। तो इनका बाबर प्रेम बहुत प्रगाढ़ है और इसी वजह से भारत की आज का ठीक है। आप राहुल लाल जी का जवाब, सबसे बड़ा राहुल लाल जी का जवाब, राहुल लाल जी बताइए। देखिए, मैं मुगल काल पे पाऊंगा, लेकिन चूंकि इन्होंने कब्र की बात कर दी, बाबर की कब्र की इतनी बात हुई, तो थोड़ी पाकिस्तान में जो है जिन्ना जी की भी कब्र की बात हाँ, बिल्कुल कर लीजिए ना, उस पर कौशल जी बोलेंगे। जिनके कब्र के ऊपर लाल कृष्ण आडवाणी जी गए थे, जिन्ना जी की मजार पर गए थे, जिन्ना के मजार पर। नाम लीजिए लालचंद जी मैं विषयांतर नहीं करूंगा। मैं अभी चूंकि बहुत ज्यादा चीजें बची हुई है नेहरू जी के लिए कहने के लिए, अभी यह भी चीज कहा गया यहाँ पे, क्योंकि कल ही महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया अम्बेडकर जी की, कि भाई उनको चुनाव में हरवाया जा रहा था, तमाम तरह की चीजें की जा रही थी। जब संविधान सभा में हम लोगों ने देखा, वो मुंबई से चुनाव लड़े थे, संविधान सभा के लिए वो हार गए थे। उसके बाद वो खुलना सीट थे, जो कि बाद में वहां से जो है कि उनके लिए सीट खाली की गई थी, और वो फिर एक तरह से जो है कि बांग्लादेश में चला गया था। भारत विभाजन के बाद वो पाकिस्तान में चला गया था, फिर सीट खाली हुई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयकर साहब ने अपनी सीट खाली की थी और फिर वहां से मुंबई से फिर से जो है कि वो संविधान सभा में आए थे। क्या कांग्रेस ने उन्हें संविधान सभा में अपनी सीट खाली करके अंदर वहां पे शामिल नहीं कराया था? तो ये तोड़ मरोड़ के जो चीजों को प्रस्तुत करने की स्थितियां हैं, वो सभी लोग समझ रहे हैं। मैं तो मानता हूं कि सोनिया गांधी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। आनंद विजय सरीखे लोग और ज्यादा जो है कि उनको पढ़ेंगे, लिखेंगे, लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। अभी तो युवा भी प्रोत्साहित होंगे आनंद जी, कि वो और ज्यादा जो है कि उनके साहित्य को पढ़ेंगे। दूसरी चीज मुगल काल को लेकर मैं कह रहा हूं, देखिए हम लोग लगातार देखते हैं कि 200 वर्षों का हम लोगों ने अंग्रेजी शासन भी देखा, हम लोगों ने दादा भाई नौरोजी की उस किताब को भी देखा कि अंग्रेज किस तरह से भारतीय संसाधनों को लूट लूट के ब्रिटेन ले जा रहे हैं। परतन जो गुलामी की बात होती है राहुल लाल जी, से कांग्रेस वाले से 200 साल की क्यों बात करते हैं? हम तो 1000। नहीं, मैं तो कह रहा, देखिए प्रखर जी, मैं यही चीज समझना बहुत आवश्यक है। जागरण का मसीहा जो अनंत विजय जी ने बोला है ना, हीरामन जी सुन तो लीजिए। देखिए आपके बीच में मैं नहीं डिस्टर्ब कर रहा था, मैं कह रहा हूँ अंग्रेज तो यहाँ से संसाधन लूट के जो है कि वो ब्रिटेन ले जा रहे थे। भाई ये जो ठीक है, तमाम अत्याचार की कहानियां हुई है मुगल काल के समय में या दिल्ली सल्तनत के समय में भी। मैं तो दिल्ली सल्तनत भी जोड़ लेता हूँ, मुगल काल भी जोड़ लेता हूँ। लेकिन वो अंततः उन्होंने शासन करके यहाँ से लूट के संसाधन को अंग्रेजों की तरह कहीं नहीं ले गए। वो इसी मिट्टी में रहे और यहीं पर रहे। उनके अत्याचार की कहानियां, उनके उदारवाद की कहानियां, जो भी चीजें रही वो इसी धरती पर रही। हम लोगों ने अकबर जैसे महान शासक को भी देखा मुगल काल के दरमियान में। मैं लौटता हूं प्रखर के पास आऊंगा, लेकिन पहले जरा कौशल कांत मिश्रा जी। कौशल कांत, इन्होंने संविधान सभा की बात कही। संविधान सभा में हमारे आपके राज्य के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या किया नेहरू जी ने? बिल्कुल। और कैसे कैसे मतभेद, एक बात और बता दूं इनको, और किस तरह से दरकिनार करने की कोशिश। संविधान जब पास हो रहा था तो सबसे एक नंबर पे दस्तखत किया था। नेहरू जी का विशाल हृदय इतना बड़ा था कि वो एक नंबर के ऊपर अपना दस्तखत कर दिया उन्होंने। संसद में जाके लौटता हूं कौशल कांत मिश्रा जी। कौशल कांत मिश्रा जी, अभी आपने जिक्र किया कि लॉर्ड मैकाले ने ये किया था, वो किया था। मैं अभी एक प्रधानमंत्री जी का अभी हाल का ये बयान है कि अब मैकाले की उस गुलामी वाली मानसिकता से निकलने का समय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी क्या कोई एक बड़े परिप्रेक्ष्य में एक बड़ी कोशिश मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के प्लान में है क्या? प्लान देखिए वो डिस्कस नहीं कर सकता, पर जैसा अभी तक नजर आ रहा है पब्लिक फोरम पे जो चीजें हैं उसकी बात करता हूं। जिस तरीके से 3 भाषाओं को प्रमोट किया जा रहा है, हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा को प्रमोट किया जा रहा है। और जहां तक रही हिंदी की बात करें तो हिंदी भाई, वो भी राष्ट्रभाषा है। क्षेत्रीय कैसे बोल सकते हैं आप? अरे भारतीय भाषा, भारतीय भाषाएं है ना, नेहरू मानसिकता ये भारतीय भाषाएं बोलिए। अरे भारतीय भाषाएं मतलब जो स्टेट रिलेटेड भारतीय, जैसे तमिल हुई, तेलुगु हुई, कन्नड़ हुई, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। ये सब सबकी बात कर रहा हूँ। ये सब राष्ट्रभाषा है, ये सब राष्ट्रभाषा है जी। अरे सर, अब इस पे टेक्निकल चीजों पे न चले।
ठीक है, तो जरा इशू पे रहते हैं। ठीक है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस तरह से नेहरू जी की बात चल रही, तो नेहरू जी आज हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं हो पाई पूरी तरह से, उसके लिए भी नेहरू जी भी ही रिस्पॉन्सिबल है। इसके बारे में अगर जानना है तो आप ये समझिए कि जब कुलदीप नैयर की बियॉन्ड द लाइंस है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें गृह मंत्री थे उस समय जीबी पंत, उन्होंने लिखा, उन्होंने बताया था कि अरे नेहरू जी को किसके लिए दोषी ठहराइएगा? 38,000 वर्ग किलोमीटर तो नेहरू जी का टॉपिक चीन लड़ाई में हारा था। 4,000 वर्ग किलोमीटर तो आपके शासनकाल में आपने यही चीन को दान में दे दिया। लड़ाई राहुल जी, चीन के साथ कोई लड़ाई में नहीं, 4,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को आपने यही कर दिया। प्लीज राहुल जी बीच में नहीं बोलिए। कौशल कांत जी, हमारे सवाल का जवाब दीजिए। अरे आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप लोग कहते हैं ना कि 38,000 वर्ग किलोमीटर 1962 में नेहरू जी हार गए थे, लेकिन आपने 4,000 वर्ग किलोमीटर जमीन क्यों दे दिया चीन को? अरे आप क्यों फिंगर 4 से फिंगर 2 तक हम लोग चले जा रहे हैं? चीन के साथ हम लोग निर्यात क्यों बढ़ता जा रहा है हम लोगों का? अरे जो मैं पहले बोलूंगा मुझे पूरा करने देंगे। 26 जनवरी 1950 को 15 साल के लिए हिंदी को राष्ट्रीय राज्य की भाषा बनाया गया था, और ये कहा गया था कि 15 साल के बाद इसको पूरे देश में इसको लागू करना है। ये किसकी वजह से डिले हुआ? नेहरू की वजह से डिले हुआ। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं के समय में गृह मंत्री होते हैं। अरे भाई, नेहरू का सब्जेक्ट है तो नेहरू पे ही बात आप ये बताइए ना, नेहरू पे ही बात करेंगे ना, किसकी बात करेंगे? राहुल नेहरू जी देश के सभी भाषाओं को महत्व देने वाले लोगों में से शामिल थे। अरे नेहरू जी के ऊपर अच्छा ये बताइए, आपके सामने में तो आप अगर आप मेघालय की शिक्षा पद्धति की आलोचना करते हैं ना, आपके सामने में संस्कृत विश्वविद्यालय की क्या स्थिति है? बोलिए, अभी बीच में नहीं मैं तो आपको पूछ रहा हूँ, संस्कृत विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है? आप देश में कोई गुरुकुल मॉडल लाना चाहते हैं? लाइए। आप मेघालय के प्रत्युत्तर में कौन सा शिक्षा पद्धति आप लाना चाह रहे हैं देश में? मैं कह रहा हूँ कौन सा शिक्षा पद्धति ला रहे हैं? देश भर में जो तमाम संस्कृत यूनिवर्सिटी है, वहां पे उनके शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पा रहा। मैं तो प्रधानमंत्री जी के जो क्षेत्र है संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी बनारस चले जाइए, देख लीजिए पढ़ाई की क्या स्थिति है। ठीक है, मैं आप प्रखर को लेकर आता हूँ, प्रखर को लेकर आता हूँ। 10 सेकंड का जवाब, 10 सेकंड का जवाब बोल लीजिए, 10 सेकंड बोल लीजिए। 1955 में एक संस्कृत कमीशन बनाया था आपके जवाहरलाल नेहरू ने, वो अभी तक कूड़ेदान में पड़ा हुआ है, उसकी सिफारिश नहीं लागू हुई। कूड़ेदान में नहीं आ रहा, कई सारे संस्कृत यूनिवर्सिटियों की स्थापना हुई। ठीक है, आपके पिछले 12 सालों में आपके डबल इंजन सरकारों ने संस्कृत से जुड़े हुए प्रतिष्ठानों की क्या हालत अभी आप ज्ञान दे रहे थे कि बीच में नहीं बोलेंगे, अभी आप ज्ञान दे रहे थे बीच में नहीं बोलेंगे। अब जब मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं तो आपको मिर्ची लग रही है। संस्कृत कमीशन बनाया गया, मेरे दोस्त, अगर इतना पाप किया है तो सुनो ना, जो बोया है वो काटोगे ना। अरे आपसे कोई अच्छा तो हो नहीं पाई है। अरे आप ये बताओ ना, जो पाप किया है वो सामने आएगा, जो बोएगा वही काटेगा। आज अगर भारत को आप देख रहे हैं न्यूक्लियर शक्ति से परिपूर्ण दिख रहे हैं, वो भी नेहरू जी का योगदान है। उसी तरह से बाबा जी को पकड़ के लेकर कौशल कांत मिश्रा जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। बहरहाल मैं प्रखर के पास आता हूं, प्रखर देखिए, वही जिस समय हमने बहस की शुरुआत की थी ना, मैंने पहले ही कहा था कि जब ये विषय खुलेगा तो इतनी सारे बात, मुझे तो लगता है ये 1 घंटा कम पड़ रहा है हमारी बहस पे। 20 घंटे, अरे 1 महीना कम पड़ेगा। देखिए नेहरू जी रहे इतने साल तक प्रधानमंत्री, इतनी गलतियां, देखिए जब 17 साल रहते हैं तो अच्छे काम भी करते हैं तो गलतियां भी होती हैं। जी, उन गलतियों को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन राहुल लाल जी मुझे लग रहा है लगातार जो वाट्सन यूनिवर्सिटी का बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ देना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं। इन्होंने फिर डॉक्टर अंबेडकर की बात खुलना वगैरह का निकाल ली। भाई ठीक है, संविधान सभा के अंदर लेकर आए, उनको संविधान कानून मंत्री बनाया गया और गांधी जी के कहने पे बनाया गया था। अब उसके बाद सुन लीजिए, उसके बाद जो आपने जो पहला इलेक्शन हुआ, जब भारत का जो पहला चुनाव जो होता है आम चुनाव, उसमें 52 में किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हराया गया। अब आप ये बात में कोई प्रखर श्रीवास्तव नहीं कह रहा, डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस, ये कांग्रेस सरकार के दौरान, जब महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब उनका पूरा संकलन छापा गया। उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने जो आज वोट चोरी की जो बातें करते हैं ना राहुल लाल जी, पूरी टीवी डिबेट में जा जाके कांग्रेस का हर प्रवक्ता जो वोट चोरी करता है, तो भारत की पहली वोट चोरी अगर किसी व्यक्ति के साथ हुई है तो वो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के साथ हुई है मुंबई वाले चुनाव में। बाकायदा पहली बार चुनाव आयोग के अंदर कोई व्यक्ति भारत का नेता को शिकायत लेकर गया है धांधली की चुनाव आयोग के खिलाफ, तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर थे। उनकी पूरी जो रिट है, जो पूरी याचिका है, उस याचिका को आप पढ़ लीजिए। वो याचिका जो है वो आज अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस में छपी हुई है। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ साफ आरोप लगाया कि किस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर उनके साथ वोट चोरी की है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज कोई भी कांग्रेस नेता इस बात को उल्लेख
नहीं करता, क्या प्रखर जी, होगा और क्या नहीं प्रखर जी, होगा। उनको ये सब कांग्रेस डॉक्टर के बाबा साहब संविधान सभा लाल भेजने किताब के लिए संविधान की था। ले लेके प्रखर खड़े। जी, राहुल लाल जी थोड़ा पढ़ के आइए, टॉपर हो गए आप प्रखर जी, यूनिवर्सिटी। प्रखर जी, एक आपने के कहा बाद एक वाट्सएप सेक्चुअल एरर यूनिवर्सिटी कर को रहे हैं, मैंने आपका भेज दिन दिया। ठीक नहीं है। प्रखर मैं जी, आपके साथ कई नहीं, डिबेट प्रखर कर जी, चुका हूं, आप ठीक ठाक जयकर- बात करते हैं, जयकर जाने जी ने क्या हो गया, इस्तीफा दिया 9 था कि नहीं दिया था? अब सवाल यह है कि प्रखर जी, देखिए, जयकर राहुल जी ने डॉक्टर इस्तीफा ने दिया था कि नहीं राहुल दिया था? जी मैं तो यही राहुल पूछ जी रहा हूं। सही तथ्य अगर रखेंगे इतना बड़ा प्रखर, दानी थे राहुल भाई जी अगर ने। सही तथ्य ये दानी रखेंगे तो फिर तो बात वही होगी कि फिर जो है नहीं, लालचंद जी, लालचंद अच्छा राहुल जी देखिए, कुछ मत मैंने- कीजिए, कुछ मत कीजिए, अंबेडकर जी का ऑनलाइन बिल्कुल पढ़ा सही हुआ है तथ्य रखा अंबेडकर है। राइटिंग्स एंड स्पीचेस, उसमें जाइए और अंबेडकर की जो पूरी याचिका है जो उन्होंने चुनाव आयोग की शिकायत करती हुए कोर्ट गए थे, वो एक बार प्रखर पढ़ जी, लीजिए। अब डॉक्टर मैं अंबेडकर आपसे- के लिखे शब्दों पे तो भरोसा करेंगे ना राहुल लाल जी, कि नहीं, उस बिल्कुल, पर भी मैं तो भरोसा नहीं आपके- करेंगे। प्रखर जी, मुझे तो आपके शब्दों पे भी भरोसा है, अंबेडकर जी फिर के शब्दों पे भी तो जब भरोसा वो है, कह आपके गए शब्दों डॉक्टर पे भी तो भरोसा बोलिए है। ना, वोट चोरी का इतिहास जब लिखा मैं- जाएगा तो पहला नाम जो आएगा कांग्रेस का आएगा। प्रखर जी, शिकार ना, के ना, रूप में ना, पहला प्रखर व्यक्ति जो जी, आएंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रखर जी, आएंगे। आपने आप कहा- जबरदस्ती साबित सुनिए- करना चाहते हैं, और मैं नहीं, डॉक्टर प्रखर जी, अम्बेडकर ने नेहरू के लिए प्रखर क्या जी, क्या बोला है ना, जयकर डॉक्टर जी ने अपना अम्बेडकर सीट खाली करके उन्हें पहले संविधान मुझे सभा बोलने भेजा था कि दीजिए, मैं नहीं आपके भेजा बीच में नहीं बोला, अब मुझे बोलने दीजिए एक मिनट। नहीं, डॉक्टर मैं तो अम्बेडकर ने आपसे अगर केवल नेहरू ये जी कि- के लिए जो बोला है ना, वो मैं यहां पर बता दूंगा ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने ये तक कहा कि नेहरू मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, इनको पागल खाने भेज देना चाहिए। ये डॉक्टर अंबेडकर की स्पीच है नेहरू के बारे में, सुनना चाहेंगे आप? है हिम्मत आप में सुनने की? सर जी, सर जी, उन्होंने सर जी। कहा कि नेहरू को पागल खाने भेज देना चाहिए। ये मेरे शब्द नहीं है, डॉक्टर अंबेडकर के शब्द हैं। रेफरेंस और सोचिए कि प्रखर, सोनिया रेफरेंस- गांधी को ये मालूम पड़ गया कि डॉक्टर अंबेडकर ये कह चुके हैं नेहरू जी के बारे में कि नेहरू को पागल खाने भेज देना चाहिए। और क्यों कहा था? क्योंकि नेहरू ने आरक्षण का विरोध किया था। जब नेहरू जी ने आरक्षण का विरोध किया तो डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा कि नेहरू विक्षिप्त की तरह व्यवहार कर रहे हैं, इन्हें पागल खाने भेज देना चाहिए। ये डॉक्टर अंबेडकर के शब्द हैं नेहरू के बारे में। प्रखर आइए जी, अब यही एक घंटे में ये चर्चा कर लेते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने नेहरू पे क्या क्या कहा था, तब तो मानेंगे, प्रखर जी, तब तो मानेंगे। प्रखर जी, यही तो देखिए ना। राहुल जी का डॉक्टर जवाब, अंबेडकर राहुल ने जी यह का आरोप जवाब लगाया दीजिए। नेहरू पर कि दलितों के लिए सुरक्षित सीट पर, सुन लीजिए, दलितों के लिए सुरक्षित सीट पर डॉक्टर अंबेडकर ने यह आरोप लगाया नेहरू पर कि दलितों के लिए सुरक्षित सीट पर नेहरू ने अपने नौकर हरिया को चुनाव पे खड़ा कर दिया। आपको मालूम है यह बात कि जो दलितों के लिए सुरक्षित सीट थी पूना पैक्ट के बाद, उसमें नेहरू ने अपने घरेलू नौकर हरिया को चुनाव का टिकट दे दिया और जितवा दिया, और डॉक्टर अंबेडकर ने इसका विरोध किया था। डॉक्टर अंबेडकर के पत्र पढ़ लेंगे, भाषण पढ़ लेंगे ना नेहरू पर, तो पागल हो जाएगी पूरी कांग्रेस, प्रखर जी, विक्षिप्त हो जाएगी कांग्रेस। अगर आपने एक बार डॉक्टर अंबेडकर के विचार पढ़ लिए नेहरू जी पर, तो मैं तो कह रहा हूं, नेहरू जी पर जो उन्होंने इस्तीफा दिया अपना, राहुल जी उसी का को मैं राहुल जी का लिखा फाइनल कमेंट, राहुल जी अपने इस्तीफे में डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि नेहरू जो है वो मुसलमानों की चिंता करते हैं, इसके अलावा ईसाइयों की, दलितों की, आदिवासियों की नेहरू को कोई चिंता नहीं आज है। यही बात जवाहरलाल बीजेपी नेहरू को कांग्रेस सिर्फ के और बारे में कहती है। सिर्फ अल्पसंख्यकों में भी सिर्फ मुसलमानों की चिंता है, ठीक है। कि डॉक्टर अंबेडकर ने बोला नेहरू के बारे में। सुनेंगे? अगर अभी वो हिंदू राष्ट्र के नारे को सुनते तो उसमें भी अरे आज तो नेहरू विषय है ना, तो सुन लेते हैं डॉक्टर अंबेडकर ने क्या क्या बोला है नेहरू जी के बारे में। करेंगे, सुनना चाहेंगे? कभी इस पर स्पेशल प्रोग्राम करेंगे, इस पर भी स्पेशल प्रोग्राम करेंगे और सारी बातें हम लोग लाएंगे, जरूर जरूर लाएंगे। एक पंक्ति में खाली करना अरे चाहूंगा। राहुल लाल जी मुस्लिम मैनियक बोले हैं, अंबेडकर ने नेहरू जी को कहा कि मुस्लिम मैनियक हैं। ठीक है, इतने करेंगे सारे कभी विस्तार से बात। नेहरू ये अंबेडकर समय ने की नेहरू कमी जी हो को रही बोला है, जलंधर में, समय की 1952 कमी हो रही है, चुनाव मुझे प्रचार में लगता है, जलंधर में बोला है। मुझे लगता है कि जो मैंने शुरू में बोला था कि बात जब निकलेगी तो ये इतनी दूर तक चली जाएगी कि बिल्कुल सच में कई बहस करने पड़ेंगे। करेंगे लालचंद कभी जी, बहस इस मैंने पर कहा था विस्तार प्रखर को से। मत फिलहाल छेड़िए। आज की इस बड़ी बहस में इतना ही। फिलहाल आप सभी से विदा लेना पड़ेगा। अनंत विजय सर बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हीराबंद तिवारी, राहुल लाल जी।